नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल और मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। और देखिए, हिंदुस्तान की सत्ता के अगले जनादेश के लिए सबकी तैयारियां जोरों पर है। एक तरफ आयोग सबसे बड़े इम्तिहान का नतीजा बताने की तैयारी कर रहा है और वहीं दूसरी तरफ जीत का जश्न मनाने के लिए मिठाइयां तैयार की जा रही है और तीसरी तरफ विपक्ष नतीजों को नकारने की तैयारी करते नजर आ रहा है और तैयारी भी ऐसी कि सरकार पर वार करते करते विपक्ष अब चुनाव आयोग की कार्यशैली तक सवाल उठने लगे हैं। और लोकसभा चुनाव 2024 परिणाम को लेकर तमाम प्रमुख पोल और सर्वे मार्केट में आ चुके हैं, जिस पर सोशल मीडिया से लेकर जमीनी स्तर पर चर्चाएं जो है शुरू हो चुकी है सौरभ, जिसमें संतरी से लेकर मंत्री तक सभी लोग शामिल हैं। 24 के संग्राम में कौन जीत का सेहरा पहनेगा और कौन पवेलियन लौटेगा, इसका फैसला कल हो जाएगा। देखना होगा कि कल मंगलवार का दिन किसके लिए मंगलकारी होगा और किसके लिए अमंगल लाएगा। और देखिए, क्योंकि कल वो दिन है जब 4 तारीख, जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था और हम सबको भी बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि कल आने वाले हैं परिणाम, कल आने वाला है रिजल्ट और इसी पर जो है आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या कुछ आकलन है, एग्जिट पोल ने जो कुछ दिखाया उसको लेकर कितना आखिर जो सटीक विश्लेषण है उसको हम करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए, आपको उनसे इंट्रोड्यूस करा दूं। हमारे साथ शैलेश कौशिक जुड़ गए, बीजेपी प्रवक्ता स्काइप से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ आशीष जुड़ गए हैं जो यूपी से हमारे साथ जुड़ गए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ आर तिवारी जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस जिला अध्यक्ष जयपुर लाइव से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आर तिवारी जी, क्योंकि आपकी पार्टी जो है अब लगातार एक फुल कॉन्फिडेंस में दिख रही है, जोश में दिख रही है और इस बार कह रही है कि 10 साल बाद का ये समय जो है इस बार आप खाता खोल पाएंगे, इसको लेकर कितना कॉन्फिडेंट है आप? सोनल, खाता खोलने की बात नहीं है। आज भी देश के लोकसभा में, राज्यसभा में कांग्रेस का हमारे सांसद हैं। सवाल है कि 10 साल बाद देश को जुमलेबाज प्रधानमंत्री से मुक्ति का समय आया है। मुझे याद है 2004 में जब देश के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, 4 का अंक बता रहा हूं सोनल, विशेष करके 2004 में भी अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने में आंकड़े आते थे शाइनिंग इंडिया, और देश के तमाम प्रमुख चैनल, टीवी चैनल और अखबार इसी एग्जिट पोल को लेकर के दावा कर रहे थे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार वापस पुनः सत्ता में आ रही है। तो अनुमानित आंकड़ा और वास्तविक आंकड़े में रात दिन का अंतर आया और देश की जनता ने देखा 2004 में शाइनिंग इंडिया का सूरज डूबा था और देश के महान नेता सोनिया गांधी जी ने जब गठबंधन की नेता चुनने के बावजूद उन्होंने प्रधानमंत्री पद का त्याग किया और अपने एक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह जी को संसदीय दल का नेता बनाया और राष्ट्रपति जी से कहा मनमोहन सिंह जी संसदीय दल के नेता है। और देश ने नहीं, दुनिया ने देखा, भारत ने मनमोहन सिंह जी की सरकार में देश में आर्थिक रूप से क्रांति लाए, लोगों को रोजगार मिला, सड़कें बनी, पानी की व्यवस्था हुई, चिकित्सा की व्यवस्था हुई, शिक्षा की व्यवस्था हुई और भारत पूरी दुनिया में 5वें नंबर की आर्थिक ताकत बनी। आज वही दौर आ रहा है सोनल जी। 2024 में आखिरी में 4 और सौभाग्य से वही 4 जून। तो यानी आप मानते हैं कि आंकड़े जो है आपको कहीं ना कहीं जीत के करीब पहुंचा सकती है आर तिवारी जी? करोड़ लोगों को अघोषित तानाशाह से मुक्त होने की तारीख है। तिवारी जी, लेकिन वो आंकड़े एग्जिट पोल में दिखाई नहीं दे रहे जिसकी बातें आप कर रहे हैं, और एक बार भी प्रचार में ऐसा कहीं कॉन्फिडेंस में कांग्रेस नहीं दिखाई दी कि 25 की 25 सीटों पर बात हो रही हो।
फिर ऐसी चीज क्यों? मैंने सौरभ राजस्थान की बात नहीं की, मैं देश में ओवरऑल इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रहा वो है। गठबंधन तो सर कॉन्फिडेंस राजस्थान में भी है। हमारे अगर राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो ऐसा कॉन्फिडेंस क्यों नहीं दिखाई दिया? और एग्जिट पोल आखिर वो चीजें, वो हकीकत बयां क्यों नहीं कर रहे जो आप बयान में कह रहे हैं? एग्जिट पोल भी राजस्थान में 25 की 25 सीट नहीं दे रहे सौरभ। तमाम एग्जिट पोल में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान की ओर लेके जा रहे हैं। हमारा दावा है हम 12 से 15 सीटें जीतेंगे, हैट्रिक 15 की हैट्रिक नहीं लगने देंगे। ठीक है, तो मेरा सवाल भी बिल्कुल यही था कि चर्चा 12 से 15 सीट की हुई, कांग्रेस ने एक बार भी नहीं कहा कि हम 25 की 25 सीटें जीतेंगे। ठीक है, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। शैलेश जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं। शैलेश जी, आखिर ये कॉन्फिडेंस कहां से लाया सर? 400 पार से शुरू हुआ था ये कॉन्फिडेंस, लेकिन एग्जिट पोल में वो कहानी दिखाई नहीं दे रही किसी के भी। देखिए सौरभ जी, पोल हो चाहे एग्जिट पोल हो जी, तो आए थे और सबमें निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ बनती दिखाई दी है जी। आप देखिए कि जिस तरीके से हम चुनाव के पहले दिन से, और चुनाव के पहले दिन के बाद पूरे चुनाव प्रचार शुरू होने से लगातार हमारा एक दावा था कि एनडीए बीजेपी 370 और एनडीए 400 जीतेगी। और आज भी हम कह रहे हैं, चाहे लगातार सारे एग्जैक्ट लगभग 360 से और 400 के बीच का एवरेज दिखा रहे हैं। लेकिन अगर 2014 और 2019 के एग्जैक्ट पोल को भी देखेंगे तो जो सीटें आई थी उन एग्जैक्ट पोल लगभग दोनों 14 और 19 में 40 से 50-55 सीट कम दिखाई थी और कांग्रेस की ज्यादा दिखाई थी। और हुआ उल्टा था, बीजेपी लगभग 40 से 45 प्लस आई थी और कांग्रेस लगभग 27 से लेकर 40 तक माइनस आई थी। तो ये मैं फिर दावा कह रहा हूं कि जो लगभग एग्जिट पोल 360 से 400 तक दिखा रहे हैं, हम 400 पार एनडीए के करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। ये दावा नहीं है, ये 10 साल का विकास है। 10 साल का आपका कहने का मतलब है कि जिस तरह से आपको घेरने का प्रयास किया गया चुनाव के अंदर कांग्रेस के माध्यम से, एनडीए ने जिस तरह से आपको घेरा, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, वो कहीं भी सामने दिखाई नहीं देगा धरातल पे, उसका असर कहीं भी नहीं पड़ेगा। देखिए अभी वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के आर.एस. तिवारी जी के कार्यकाल की कुछ उपलब्धि बता रहे थे। इन्होंने अपने से भी किसी ने टोका, इन्होंने कहा था कि उस वक्त जानता है जब प्रधानमंत्री थे तो अर्थव्यवस्था 11वें और 12वें नंबर पर थी, 5वें नंबर तो माननीय मोदी जी लाए। और जिस बेरोजगारी की बात करते हैं उस बेरोजगारी की 2011 में कितनी थी, महंगाई की बात करते हैं पूरे 10 साल में। मनमोहन तिवारी जी से पूछना चाहता हूं, डबल डिजिट से कम महंगाई आई नहीं है भारतीय जनता पार्टी के 10 साल में कभी। ठीक है, ठीक है शैलेश जी, आपके पास वापस लौटूंगी। एक बार आशीष के पास भी चलते हैं क्योंकि वो यूपी से हमारे साथ जुड़े हुए और बहुत जरूरी है यूपी का समीकरण भी जानना। आशीष, क्योंकि जब आखिरी बार हमने बात की तो आंकड़ों को लेकर बात की थी, और क्योंकि 80 सीटें जो है बहुत जरूरी है सीटें हैं, आप मानते हैं कि एग्जिट पोल का जो हमने देखा किस तरह से जो प्रेडिक्शंस आई थी उसमें साफ तौर पर ही दिख रहा था कि इस बार एनडीए जो है 2014 और 2019 से काफी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर सकती है? जी बिल्कुल, 2014 में जैसे 72 सीटें थी, उसके बाद 2019 में अगर बात करें तो सीटों का एकदम ग्राफ गिरा था तो 62 सीट रह गई थी। अब बात करें 2024 में तो 2024 में एनडीए की सरकार ने बहुत अच्छा कार्यक्षेत्र किया है, क्योंकि लगातार अखिलेश और गठबंधन की बात करें तो अखिलेश और राहुल गांधी जैसे सभाएं करते थे उत्तर प्रदेश में, कई मंच पर अखिलेश नजर आते थे तो कभी मंच पर राहुल गांधी नजर आते थे। मतलब जैसे इंडिया गठबंधन था उस हिसाब से गठबंधन की सभाएं बिल्कुल पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं नजर आई, क्योंकि एक तो गर्मी का प्रकोप भी था तो वहां पर लोग भी कम पहुंच रहे थे। अगर बात करें भाजपा एनडीए की, तो भाजपा की जो जितनी भी सभाएं हुई हैं उसमें योगी आदित्यनाथ से लेकर चाहे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य रहे हो, चाहे ब्रजेश पाठक रहे हो, चाहे प्रधानमंत्री 75 जिलों में रैलियां रही हैं, वो एकदम जबरदस्त तरीके से भीड़ देखने को मिली थी। और जो उन्होंने वादा किया था, क्योंकि उत्तर प्रदेश में राम लहर का पूरी तरीके से जो वचन था वो पूरी तरीके से दिखता हुआ एनडीए का नजर आया। अब बात करें इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन वालों को जैसे राम मंदिर का न्योता मिला था उसका भी फैक्टर बिल्कुल पूरी तरीके से देखने को मिला, क्योंकि उन्होंने विरोध किया था कि अभी पूर्ण रूप से मंदिर तैयार नहीं है। उसको देखते हुए यहाँ ठीक है आशीष, आपके पास फिर लौटेंगे, फिर चर्चा करेंगे एक बार यूपी की वापस से। लेकिन हमारे साथ गोपाल सामंतो जी जुड़ गए हैं, बीजेपी से नेता हैं छत्तीसगढ़।
से जुड़े हैं हमारे साथ गोपाल जी। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल सुन पा रहा हूं। गोपाल जी, छत्तीसगढ़ में चुनाव संपन्न कराए, बड़े जोर शोर से बीजेपी ने यहां पर चुनाव प्रचार भी किया और सरकार भी आपकी है। क्या लगता है सर, जैसे जिन आंकड़ों के साथ और जिन सीटों को जीतने के लक्ष्य के साथ आप लोग आगे बढ़ रहे थे 400 पार, वो दिखाई दे रही है अभी? देखिए, देश में तो मोदी जी की गारंटी चमक रही है जी। और इतनी साफ तौर पे चमक रही है कि कांग्रेस कंफ्यूज है कि डिबेट में पार्टिसिपेट करे कि डिबेट में पार्टिसिपेट ना करे। मतलब हालत उनकी देखिए कि डिबेट से डरने लग गए हैं कि आखिर सामने आके बोलेंगे क्या, इतनी बड़ी हार का ठीकरा फोड़ेंगे किसके ऊपर। उनको अपनी हार एकदम निश्चित तौर पे दिख रही है, क्योंकि आपने जैसे कहा अभी कि कांग्रेस ने घेरने की कोशिश की, ये कांग्रेस कभी घेरने की कोशिश नहीं की, कांग्रेस ने भ्रम फैलाने की कोशिश की। और उनके भ्रम में कोई भी व्यक्ति, कोई भी मतदाता उनके भ्रम में इस बार फंसा ही नहीं है। आप एक चीज को समझ लीजिए, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, फिर इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, फिर सोनिया गांधी, फिर राहुल गांधी, सबका मुद्दा एक, गरीबी हटाओ, या धर्म के आधार पर आरक्षण, धर्म के आधार पर फर्जी सेक्युलरवाद की बातें। जी ठीक है। लेकिन गोपाल जी, एक बड़ा सवाल यहां पर यह है कि 400 पार का आपने नारा तो दिया, एग्जिट पोल में कहीं ना कहीं जो आपकी सीटें आ रही है वो 350 के इर्द गिर्द आ रही है। अगर नुकसान एग्जिट पोल में दिखाई दे रहा है तो उस नुकसान का कारण आप किसे देखते हैं? एग्जिट पोल में, सारे एग्जिट पोल में पिछले बार की तुलना में सीटें ज्यादा दिखाई दे रही है। 4-5 एग्जिट पोल में एनडीए 400 पार भी। तुलनात्मक वाला जो बयान है ये कल बात करेंगे, वो ज्यादा अच्छा होगा। अभी जो मैंने सवाल किया वो ये किया है, अगर नुकसान आप कहीं देख रहे हैं तो उसका कारण क्या है? सर फिलहाल तो नुकसान कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये समझ में आ रहा है कि मोदी जी के काम को और मोदी जी के गारंटी को लोगों ने पूरा का पूरा साथ दिया है, पूरा का पूरा समर्थन दिया है। और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से एनडीए की सरकार बनेगी और एनडीए 400 पार जरूर जाएगी। और भारतीय बिल्कुल कल हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि सही तौर पर कारण यहाँ कोई बता नहीं पाता है। आपके पास लौटूंगी, चित्रा भी हमारे साथ जुड़ गई है। चित्रा, क्योंकि आप छत्तीसगढ़ में ही मौजूद है और आपने क्योंकि ग्राउंड पर जाकर तमाम लोगों से भी बातचीत की और उनका रुख भी जाना, अब सवाल यहाँ पर यह है कि छत्तीसगढ़ की जो सीटें हैं 11 सीटें, ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हमेशा से देखा गया है कि बीजेपी जो है यहाँ पर क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस का यहाँ पर क्यों कोई 1 या 2 सीटों पर वो सिमटियां नजर आती है, अगर कभी सीटें आती हैं तो आपके हिसाब से? देखिए, छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा है और 11 लोकसभा में जोरों शोरों से जो है मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच रहा। कांग्रेस जो है, कांग्रेस की स्थिति बात करें तो कांग्रेस का जो 5 साल का भूपेश सरकार के कार्य जो है उसको लेकर, उपलब्धियों को लेकर कांग्रेस जनता के बीच पहुंची और राहुल गांधी के भारत जोड़ो हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को अपना पॉजिटिव बनाकर जो है जनता के बीच वोट मांगने गई। वहीं जो है भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी जो है मोदी की गारंटी पर जनता के बीच गई और वोट मांगी। यहाँ पर देखें तो कांग्रेस जो है लगातार जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना तब से 2004, 2009, 2014, 2019 और अभी की बात करें तो 2 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। और अब देखें तो छत्तीसगढ़ में जो है कांग्रेस पार्टी 2 सीटों से ज्यादा की उम्मीद लगाए बैठे, क्योंकि इंडिया गठबंधन पर उनको विश्वास है और सरकार बनाने की दावा जो है 11 सीटें क्या आप मानते हैं क्लीन स्वीप के तौर पर दिखाई दे रही है, या फिर आप मानते हैं कि इस बार जो है कांग्रेस कुछ सीटें लेने में सफल हो सकती है? देखिए, छत्तीसगढ़ की बात है, छत्तीसगढ़ की हम बात करते हैं तो इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास हमने सुनाया। अभी वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में जो है दावे कर रहे हैं। आज के एसीसी अध्यक्ष दीपक बज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि हम इंडिया गठबंधन की सरकार बना रहे हैं और छत्तीसगढ़ में भी वो 2 से ज्यादा सीट की जो है उम्मीद कर बैठे हैं। लेकिन देखें तो भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ सहित देश में कांग्रेस मुक्त करने की दावा कर रहे हैं और 2037 की लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में चित्रा, बिल्कुल देख पा रहे हैं, आपके पास वापस लौटूंगी। बिल्कुल बिल्कुल चित्रा, आपसे फिर से चर्चा होगी छत्तीसगढ़ के बारे में। आर तिवारी जी,
बात 400 पार की शुरू करी थी भारतीय जनता पार्टी ने, और आप उसको पीछे, भारतीय जनता पार्टी का ही दावा था कि साहब हमने एक नैरेटिव सेट किया 400 पार का, लेकिन कांग्रेस सिर्फ उसको उस तक नहीं पहुंचने देने की कोशिश के अंदर कांग्रेस को सीटों का नुकसान हो गया, या कांग्रेस अपना जो मुद्दे थे उनको जनता तक नहीं पहुंचा पाई। इससे आप कितना वाकिफ है सर? सौरभ, मैं यही तो कह रहा हूं, देश की 140 करोड़ जनता ऊब चुकी है जुमले से। देश की जनता झूठे वादों से ऊब चुकी है। देश की जनता नफरत के वातावरण को प्यार के वातावरण में बदलना चाहती है। अरे 10 साल पहले 2014 के वादे तो पूछो ये गोपाल जी से जी, ये जो पत्रकार है इनसे तो पूछो 2014 में क्या वादा किया था। जब कांग्रेस की सरकार देश में 70 रुपए लीटर पेट्रोल दे रही थी तो उस समय महंगा था जी। जब 400 रुपए का गृहिणी को हमने गैस पकाने के लिए, रोटी पकाने के लिए दे रहे तो 400 का सिलेंडर महंगा था, 60 रुपए का डीजल महंगा था जी। नहीं सहेंगे अब की बार, तो फिर नहीं सहेंगे। तिवारी जी कमी कहां रह गई पार्टी में? अगर इतनी सब चीजें देने की बात थी पहले से, और जब राजस्थान की अगर बात करें तो यहां भी तमाम आप लोगों ने योजनाएं करी, गारंटियों पर आप लोगों ने विधानसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन वो तस्वीर जो आप देखना चाहते थे वो नहीं देख पाए। कमी कहां रह गई? जुमला दिया था देश के प्रधानमंत्री ने 15 लाख रुपए देंगे, 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे। ये जुमलों की सरकार का तिवारी पतन जी, आप निश्चित है। मेरे ख्याल से सवाल नहीं सुन पा रहे। सवाल यहाँ पर ये भी है कि अगर आप सारी जो गलतियां हैं, आप कह रहे हैं कि आपकी कार्यकाल में आपने ज्यादा किया, तो पेट्रोल और डीजल के दाम तो आपके कार्यकाल में भी कम नहीं हुए, उसमें आपने कौन सा बड़ा काम कर दिया है? सवाल है कि सारी ये केंद्र सरकार उसको तय करती है, राज्य सरकार तो अपनी आय के हिस्से के लिए वेट बढ़ाती है। लेकिन हमने, मैं कह रहा हूं 70 रुपए का पेट्रोल 110 रुपए में कैसे पहुंचा, ये भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता जवाब नहीं देगा। 400 रुपए का सिलेंडर 1200 में कैसे पहुंचा, ये भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता जवाब नहीं देगा। ये 2 करोड़ तिवारी जी, बेरोजगारों को सवाल कुछ और किया था, देने वाला ये जुमला था। मैं अपना सवाल फिर से दोहरा देता हूं सर। प्रधानमंत्री ने यह बयान दिया, प्रधानमंत्री का खुद का बयान है, नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि 400 पार का जब मैंने नारा दिया तो मैं चाहता था कि जो मेरे कार्यकर्ता हैं वो एक्टिव मोड में आ जाए और हम पहले से अच्छा प्रदर्शन कर पाएं, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो उसमें घूम के रह गई और कांग्रेस ने कोशिश इस पे लगा दी कि 400 पार नहीं करने देंगे। इस वजह से कांग्रेस ने अपना परफॉर्मेंस बिगाड़ लिया। इस पर कितना इत्तेफाक रखते हैं उनके इस बयान से आप? सौरभ, मैं एक बात कह रहा हूं, राम मंदिर बना दिया, वोट दे दो, धारा 370 हटा दी, वोट दे दो जी। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य जी, और सबसे कम मतदान उत्तर प्रदेश में, जहां राम मंदिर बना। महाराष्ट्र में सबसे कम मतदान, बिहार में सबसे कम मतदान। अरे जब आपने धारा 370 हटा दी, बल्ले बल्ले कर दिया आपने कब्रिस्तान, शमशान, आपने कह दिया भैंस आपकी घर से दे करके मुसलमानों को दे देंगे, आपकी पत्नी का मंगलसूत्र छीन करके मुसलमानों को दे देंगे, और अंत में तो कमाल ही कर दिया। हमारे देश के प्रधानमंत्री खुद भगवान के दूत बन गए। वो कह रहे मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं तो ईश्वर की देन हूं। उसके बावजूद अगर मतदाता तो तिवारी जी, यूपी में, बिहार में, महाराष्ट्र में, पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, तो तिवारी जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो मतदान प्रतिशत घटा है उसका बड़ा फायदा कांग्रेस को मिलेगा? का मतदाता ठीक है, इन जुमलों से सौरभ वापस लौटेंगे आपके पास। तिवारी जी आपके पास वापस लौटेंगे। एक बार शैलेश जी से बात कर ले। देखिए, क्योंकि आपने एक बात सुनी इनकी और जिस हिसाब से ये कह रहे हैं, शैलेश जी आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? क्योंकि जिस हिसाब से आपने आरत तिवारी जी को सुना होगा, उनके बयानों को सुना होगा, पहली बात तो आप कितने वाकिफ हैं इन बयानों से। दूसरा सवाल ये, आप मानते हैं कि इन 10 साल के कार्यकाल में क्या बीजेपी ने कुछ नहीं किया कि जनता फिर से बीजेपी को चुनेगी? कांग्रेस के प्रवक्ता
के नेताओं के पास दिक्कत ये है कि जो आप प्रश्न पूछे इनके उत्तर घुमा के उस तरफ ले जाते हैं। इस कारण आपके जिस तरीके से मोदी जी ने कहा कि हम 400 पार ले जाएंगे, तो पूरे केवल एक ही बात कहते रहे कि 400 लाएंगे कहां से। कांग्रेस कभी इस चुनाव को जीतने के लिए नहीं लड़ी। अगर कांग्रेस चुनाव को जीतने के लिए लड़ती तो कुछ स्थिति होती। आप अगर ये बात करने की धारा 370 का प्रभाव सब देख रहे हैं किस तरीके से जम्मू कश्मीर हुई है कर रहे हैं। और अगर इनको धारा 370 राम मंदिर से दिक्कत है तो ये शुरू से आई है इनके संग दिक्कत। ये इनकी जो तुष्टीकरण की राजनीति है, ये इनकी जो पतन का कारण है, जो कांग्रेस पार्टी अब इतिहास तक सीमित होती जा रही है, उसका कारण इनकी तुष्टीकरण की राजनीति है। तिवारी जी जो बात कह रहे हैं कि जो एग्जिट पोल में आंकड़े आए हैं, मत प्रतिशत लेकिन घटा है, उससे पहले तो कितना इत्तेफाक रखते हैं और इस मत प्रतिशत का क्या वाकई में कांग्रेस को फायदा मिलने वाला है जैसा कि वो कह रहे हैं? देखिए, मत प्रतिशत कांग्रेस को फायदा नहीं मिल रहा। मत प्रतिशत घटने से इनके ही कार्यकर्ताओं में जो निराशा का भाव था वो वोट देने निकले। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर पूर्ण रूप से वोट देने निकला और वो सब ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल में दिख रहा है। अगर मत प्रतिशत घटने का परिणाम होता तो वो भी दिखता। आप सब लोग जो जितने भी मीडिया हाउसेस के और चैनल्स के एग्जिट पोल हैं, जिस तरीके से कांग्रेस की स्थिति है कि कांग्रेस शायद पिछले बार के इतिहास को भी नहीं दोहरा पाएगी। और जहां तक एक बार ये कह रहे थे मैं कि सिलेंडर, गैस, पेट्रोल, मैं थोड़ा सा तिवारी जी से पूछना चाहूंगा कि 2004 में जब पेट्रोल के भाव जनता देखेगी, ये आंकड़े उलट जाएंगे। ठीक है, देश की जनता ने यूपी से हमारे साथ आशीष जुड़े हुए हैं। आशीष से जान लेते हैं क्योंकि आशीष, चुनाव के शुरू से लेकर तमाम प्रचार की एक एक खबर, एक एक अपडेट जनता तक हम पहुंचाते रहे आपके माध्यम से। आशीष, आपसे मैं यही जानना चाहूंगा कि ग्राउंड पर आपको क्या दिखा? अगर मत प्रतिशत घट रहा है तो क्या वो कांग्रेस के लिए फायदा बन रहा है, बीजेपी को नुकसान हो रहा है या बीजेपी को फायदा है उससे? ठीक है आशीष, शायद आपका जो फोन है वो म्यूट है, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। ठीक है, आपके पास जी बताइए बिल्कुल मैं बता दूं कि जो 2024 में आपकी से जो परसेंटेज गिरा है उसमें ना तो बिल्कुल पार्टियों को तीनों पार्टियों को नुकसान है, क्योंकि बसपा को भी नुकसान है, चाहे भाजपा को भी नुकसान है और इंडिया गठबंधन को नुकसान। जिसका परसेंटेज का मामला है तो वो बिल्कुल पूरा ग्राउंड जीरो का मैंने हम लोगों ने जो रिपोर्टिंग करी है तो उसमें बिल्कुल एकदम भीषण गर्मी की भी वजह से वोटर कम निकल के आए थे। ना कि एक दल को दोषी ठहराया जा सकता है कि भाजपा का वोट नहीं मिला कि या बसपा को नहीं मिला या इंडिया गठबंधन को मिला। नुकसान तीनों ही पार्टियों का है, क्योंकि वोटर बिल्कुल पूरी तरीके से गर्मी की वजह से बिल्कुल नहीं निकल के आ रहा था इस टाइम पे। जी, चित्रा हमारे साथ जुड़ी हुई है छत्तीसगढ़ से। चित्रा, चुनाव लड़ा गया यहाँ पर विकास के मुद्दे को लेकर, उस मुद्दे को कौन भुना पाया, ये बड़ा सवाल है और वो ही जीत तय करेगा छत्तीसगढ़ के अंदर। चित्रा, एक बार आपकी आवाज देख लीजिए, शायद आपकी आवाज म्यूट है, आवाज नहीं आ पा रही है। ठीक है चित्रा, एक बार आपके पास वापस लौटेंगे। गोपाल जी, क्योंकि देखिए बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी है, जिस तरह से जो बीजेपी है लगातार कोशिश कर रही है, क्योंकि ये जो चुनाव है इसमें सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी, चाहे वो कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, यूपी में अलग अलग पार्टीज हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये होता है कि इस बार जो जनता ने चुना है, जनता का मूड इस बार पहचानना बड़ा मुश्किल सा रहा है, क्योंकि जनता इस बार बहुत साइलेंट भी रही है। बहुत सी जनता ऐसी रही जिसने कुछ नहीं बताया कि आखिर उनका क्या ओपिनियन है। आप मानते हैं कि जो 400 पार का जो नारा यहाँ पर लगाया हुआ है और लगातार एक नैरेटिव सेट किया हुआ है कि 400 पार 400 पार, आप मानते हैं कि वाकई में 400 पार बीजेपी हासिल कर पाएगी? बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ही ये रही है कि अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करना, मोर देन बेटर। हमेशा भारतीय जनता पार्टी इसी में काम करती है कि मोर देन बेटर कैसे हम प्रदर्शन करें। 272 अगर सरकार बनाने के लिए चाहिए तो हमारा प्रदर्शन 400 का होना चाहिए। और इसके पीछे सबसे बड़ा विश्वास होता है, हमने जो 10 साल काम किया, हमने जो देश में प्रगति लाई, ये सबसे बड़ा विश्वास था। और अगर हर प्रदेश से कनेक्टेड एक्सप्रेसवे है, एक्सप्रेसवे पे जब कोई भी पथिक चलता है, कोई भी उस पर ट्रेवल करता है, वो समझता है कि मोदी जी ने देश के लिए क्या किया। जब वंदे भारत एक्सप्रेस की सफर करता है तब वो समझता है कि देश किस प्रगति के पथ पर अग्रसर है। अगर
तीन करोड़ 85 लाख नए ईपीएफओ कार्ड बनते हैं, मतलब नए रोजगारों का सृजन होता है। 3 करोड़ 85 लाख, तो वो जो रोजगार पाते हैं नौजवान, वो समझते हैं कि मोदी जी के अगला विजन क्या है। और ऐसे लोगों ने कंप्लीट तौर पे पूर्णतः भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया। वो किसी भ्रम में नहीं पड़े और पूरी की पूरी शांति से। और इसलिए आपने जो बोला कि इस बार मतदाता बड़ा शांत रहा, क्योंकि मतदाता ने बहुत पहले ही ये ठान लिया था, जब धारा 370 हटी, जब राम मंदिर बना, ऐसे सारे समस्त मुद्दों के समय वो और मजबूती से पुख्ता होता गया। उनका गोपाल जी, आप मानते हैं कि अगर धारा 370, राम मंदिर या आप माने 3 तलाक, अगर ये सब मुद्दे नहीं होते, क्या आप मानते हैं कि बीजेपी तब भी इतनी अडिग रहती, तब भी जो जनता है वो बीजेपी को ही चुनती? बीजेपी साइमल्टेनियसली हर ओर काम करती है। अगर आप धारा 370 एक तरफ देख रहे हैं, आप अगर मेरे को धारा 370 और राम मंदिर और हिंदुत्व के अलावा अगर कोई मुझे कुछ और अच्छे रीजंस बताए कि आखिर और किन क्षेत्रों में जो है जैसा कि कांग्रेस करती है, जैसा कि कांग्रेस कहती है लगातार कि अगर ये 3 मुद्दे नहीं हो तो चुनाव नहीं जीतते। हत्यारी सरकार कौन सी है? आरा तिवारी जी, मैं आपको एमएसपी देने का वादा करने वाली 2022 तक की सरकार ने किसानों की आय दुगनी कर दी क्या? आरा तिवारी जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, वापस आपसे जवाब दूंगी। प्लीज एक बार गोपाल जी को अपना जवाब कंप्लीट करने दीजिए। 2022 तक हर गरीब को हम पक्का मकान बना करके देंगे, पूरा कर दिया क्या? तिवारी जी, आपको हम लोगों ने बहुत अच्छे से सुना और मुझे लगता है कि कांग्रेस के पक्ष में इतनी सिंपैथी आज रखना पड़ेगा कि आप लोगों को कम से कम सुनना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग हार चुके हैं और आप लोगों के प्रति थोड़ी बहुत सिंपैथी रखनी पड़ती है। मैं कि आप शांति से सुन रहा था। ठीक है सर, सिंपैथी की बात कल करेंगे जब चुनाव परिणाम आएंगे। फिलहाल परिणाम अभी तक नहीं आए हैं। गोपाल जी, आप जैसा कि कह रहे हैं कि आपने प्रचार किया, आप अपनी योजनाओं को लेकर मैदान में उतरे थे। 400 का जो आप लोग आंकड़ा लेके चल रहे थे एग्जिट पोल में, पहली बात तो वो कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है। राजस्थान की अगर बात करें तो यहां से 2 से 4 सीटों का नुकसान हो रहा है। तो क्या लगता है कि यहां पर वो विकास की बातें धरातल पर नहीं उतार पाए थे या जनता तक नहीं पहुंचा पाए थे, जिसकी वजह से ये नुकसान देखने को मिल रहा है? और अगर जीत होती है और 400 पार आप करते हैं तो उसका श्रेय आप किसको देंगे, किस स्टेट को देंगे, किस भाग को देंगे देश में? राजस्थान में हो सकता है 2-4 सीट का नुकसान दिख रहा है जी, आप मानते हैं इस बात को? आपको प्लस में दिख रहा है, उड़ीसा में प्लस में दिख रहा है, वेस्ट बंगाल में प्लस में दिख रहा है, नॉर्थ वेस्ट में प्लस में दिख रहा है, पंजाब में प्लस में दिख रहा है, पहली बार केरल में खाता खुलते दिख रहा है, पहली बार तमिलनाडु में खाता खुलते दिख रहा है। तो इसको भी तो लोगों के सामने लाना चाहिए। अगर ये दक्षिण का एक बड़ा सहयोग आपको मिलेगा जिसके चलते इतना बड़ा आंकड़ा आप छू पाएंगे, ऐसा कहना है आपको। बाकी जो कल परिणाम आएंगे वो बता ही देंगे, सब कुछ जाहिर ही हो जाएगा। तिवारी जी, भारत जोड़ो यात्रा निकाली, न्याय यात्रा निकाली, कारण क्या रहा? क्योंकि ना तो उसका फायदा आपको विधानसभा चुनाव पे मिल सका और अब लोकसभा चुनाव में आप किस तरह से देखते हैं इसे? सौरभ, भारत जोड़ो यात्रा जी, 4000 किलोमीटर पैदल चलने वाला राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं निकला था। 6700 किलोमीटर की भारत न्याय यात्रा प्रधानमंत्री बनने के लिए राहुल गांधी ने नहीं निकाली थी जी। इस 10 साल के भारतीय जनता पार्टी के मोदी सरकार के काल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है जी। भारतीय जनता पार्टी को मोदी और शाह अपने आप में निगल गए। हर बार नारा था आपकी बार मोदी सरकार, वोट दो मोदी को। बीजेपी समाप्त है। कांग्रेस मुक्त भारत करने वाले मोदी का सपना तो वही चूर हो गया जब कांग्रेस लगातार पूरी ताकत के साथ में मोदी की सरकार को हटाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, मोदी की सरकार है जी। और कल हम दिखाएंगे कि भारत जोड़ो यात्रा का क्या लाभ मिला। आप चेहरे की बात कर रहे हैं, आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी का जो डबल इंजन की सरकार जी, एक बात बताइए, आप कह रहे हैं, सुनिए मेरा सवाल, आप कह रहे हैं कि बीजेपी जो है मोदी की पार्टी है। आप मानते हैं कि कांग्रेस क्या राहुल गांधी की पार्टी नहीं है क्या? क्या अगर हम एक इंडिविजुअली को टारगेट करके बोले कि ये इसकी पार्टी है, आप ये मानिए कि क्या कांग्रेस राहुल गांधी की पार्टी नहीं है? क्यों परिवारवाद का यहाँ पर आरोप लगता आया है कांग्रेस पर? इसका सवाल का जवाब दीजिए। ज्यादा नहीं ला रही है।
तिवारी जी, यहां पर सवाल यही है सर, अगर आप चेहरे की बात कर रहे हैं, नाम की बात कर रहे हैं, तो बीजेपी ने हर मंच से ये कहा और दावा भी किया, क्योंकि हम एक चेहरा लेके चल रहे हैं, पार्टी का कमल का निशान लेके चल रहे हैं, इसलिए हमारा जीतना तय है। कांग्रेस इस तरह का दावा पूरे देश में कहीं भी नहीं कर पाई। एक बड़ा कारण यह भी है, इसलिए आप ये नहीं कह पाए कि हम बहुमत लेकर आने वाले हैं सरकार में। सौरभ मेरे को फिर याद आती है जी, 1977 में जब देश के अंदर चुनाव होने जा रहे थे, भारत की संसद के इंदिरा गांधी जी के अलावा देश का कोई चेहरा ही नहीं था जी, सारा विपक्ष आपस में बिखरा हुआ था। देश के लोकतंत्र में जनता माई बाप होती है सौरभ, जनता माई बाप होती है जी। मैंने अपने जीवन काल में इंदिरा गांधी से बड़ा नेता बनते हुए नहीं देखा जी। वो इंदिरा गांधी जो आयरन लेडी थी, पाकिस्तान को चीर करके 2 टुकड़े करने वाली इंदिरा गांधी 1971 में। ठीक है आर तिवारी जी, बिल्कुल आपके पास वापस लौटूंगी, क्योंकि यहाँ पर जो सवाल पूछ रहे सौरभ, वो उन सवालों का साफ तौर पर वो जवाब नहीं मिल पा रहा जिसकी हम आशा कर रहे हैं। शैलेश जी, क्योंकि मैं आपके पास आना चाहूंगी, लगातार यही एक सवाल है जो पूछा जा रहा है कि आपने सुना अभी आर तिवारी जी को, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ पार्टी नहीं है, वो मोदी की पार्टी है, यानी कि इंडिविजुअली उन्होंने कहा कि वो सिर्फ मोदी की पार्टी है। आप मानते नहीं है कि क्या कांग्रेस सिर्फ राहुल गांधी की पार्टी नहीं है? क्या एक इंडिविजुअली किसी भी चेहरे को टारगेट करके कहना कि उसकी पार्टी है, क्या ये सही है? सौरभ तिवारी जी थोड़ा शांत रहिए जी, आप दोनों को काम बोले के बीच में थोड़ा सुनिए जी। आप बोलिए शैलेश। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के साथ समस्या ये है कि जिस तरीके से आज हिंदुस्तान में पूरे विश्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ है, उसके आप से कहीं नहीं आ पा रहे हैं, और आज इनको दिक्कत मोदी नाम से है। आज मोदी हमारी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे हैं, सबसे बड़े नेता हैं, और निश्चित रूप से जब वो हम कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं, जनता में जाते हैं, तो ऊर्जा का संचार होता है। आज इनके संग दिक्कत यह है कि इनके जो नेता है राहुल गांधी, इनकी स्वीकार्यता धीरे धीरे उनकी और उनकी पार्टी दोनों की घट रही है। 1984 में 4 से 14 वाली पार्टी 50% वोट शेयर था, आप 20% वोट शेयर था, 52 सीट पर आई है, लेकिन इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे। कांग्रेस के आप बीजेपी के प्रवक्ता हो या नरेंद्र मोदी के प्रवक्ता हो, दोनों में से तय करो। लाखों दर्शक आपको लाइव देख रहे हैं, आप मोदी के प्रवक्ता हो या शैलेश जी, तिवारी जी जो सवाल कर रहे हैं उसका जवाब दे दीजिए पहले। शैलेश जी जो तिवारी जी सवाल कर रहे हैं उसका जवाब दे दीजिए पहले। ये भी तय कर दो देश के दर्शकों के सामने। एक बार आर तिवारी जी इनको कंप्लीट करने दीजिए, फिर हम आपके पास आएंगे। बोलिए शैलेश जी, बोलिए शैलेश जी। मैं ये कह रहा था कि जिस तरीके से अपने धरातल को स्वीकार नहीं कर रही हो, कल जब लिस्ट आएंगे, एक बार आप आर तिवारी जी के सवाल का जवाब दीजिए, जो कि हम लगातार पूछ रहे हैं कि आप बीजेपी के प्रवक्ता है कि पीएम मोदी के प्रवक्ता है। लगातार वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं। आवाज सुनाई, आप बताइए क्या कह रहे हैं। इनके थोड़ा डिस्टर्ब। तिवारी जी का आपसे सवाल है कि आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं या नरेंद्र मोदी के प्रवक्ता है, वो ये सवाल बार बार कर रहे हैं, एक बार जवाब दे दीजिए उनको। हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व आज विश्व नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता। ठीक है शैलेश जी, आपके पास लौटेंगे वापस। एक बार आपको बता दें कि हम आर तिवारी जी एक बार आपके पास भी लौटेंगे, सभी तमाम गेस्ट के पास। हमारे साथ आपको बता दें कि स्टूडियो में प्रतीक जी भी हमारे साथ आ गए हैं, जुड़ गए हैं। प्रतीक जी, आपका ही बहुत बहुत स्वागत है सच पे धड़क के स्टूडियो में। और देखिए लगातार देखिए सौरभ, क्योंकि हम लगातार सवाल इनसे यही पूछ रहे हैं क्योंकि कल परिणाम का दिन है, और आज जो ये डिबेट है या क्या ये डिस्कशन है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि एग्जिट पोल के नतीजे जो है कुछ इस बार हटके आ रहे हैं। लगातार जो ये दावा था कि जो बीजेपी है वो हैट्रिक करेंगी राजस्थान में, लेकिन एग्जिट पोल के हिसाब से आप मानते हैं ना कि थोड़ा सा फर्क यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल एग्जिट पोल में कहीं ना कहीं बीजेपी भी मान रही है कि 2-3 सीटें ऐसी हैं जिन पर कड़ा मुकाबला है और वो कल ही तय होगा सब कुछ। हाँ ठीक है, तो अभी हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ गए अविनाश गहलोत जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, कैबिनेट मंत्री है, इनका बहुत बहुत स्वागत है सच पे धड़क के स्टूडियो में। साथ ही प्रतीक जी हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस प्रवक्ता। अविनाश जी, सबसे पहले तो ये कि आप भागा दौड़ी में स्टूडियो है हमारे, सबसे पहले उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कल क्या लड्डू वाला जो बूंदी के लड्डू बनने तैयार हो गए कल की प्रिपरेशन के लिए, या अभी थोड़ा सा आंकड़ों को देखकर एग्जिट पोल को लेकर थोड़ा सा यहाँ पर माहौल जो है उसको देखा जा रहा है? देखिए सोनल जी, पहले तो मैं
इतना ही कहना चाहता हूं कि देश नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 साल से विकास के रूप में मिठाइयाँ खा रहा है, मुंह मीठा कर रहा है। हमने तो जी पहले से ये तय था कि हम लोग पूरे सभी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस से तमाम विपक्षी दल हैं वो जी चुनाव जीतने के लिए नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी जी को और बीजेपी को हराने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। आपने देखा होगा कि जितनी भी 543 सीटें हैं उसका अगर आप लोग कंफ्यूजन निकालेंगे तो कांग्रेस मुश्किल से कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है, बीजेडी कितने पर लड़ रही है, और ये जो टीएमसी है, जेडी है, जनता दल, ये सारे जितने भी तमाम विपक्षी दल अपने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कहीं न कहीं बीजेपी को हराने के लिए लगे हुए हैं। जी इन तमाम परिस्थितियों के बावजूद भी कल 4 जून को 4 बजे तक जब 400 पार हो जाएगा तब इन लोगों के बीच में, विपक्ष लोगों के बीच में कहीं न कहीं एक महासंग्राम के रूप में हम लोग देखेंगे। कोई ईवीएम को दोष देगा, कोई सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग को देगा, पता नहीं कैसे कैसे ईडी को, सीबीआई को और तमाम कैसे कैसे मीडिया को भी वो यहाँ तक कि वो कटघरे में खड़ा करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि अविनाश जी, हाँ जी, लोकतंत्र में चुनाव में हार जीत होती रहती है, जनता के जनादेश को स्वीकार करना भी चाहिए। बिल्कुल। अभी आपने देखा होगा कल ही जब से आपने 2 दिन से ये जो एग्जिट पोल बता रहे हैं, एक भी एग्जिट पोल ऐसा नहीं जिसमें बीजेपी एनडीए गठबंधन को 350 से कम सीटें बता रहे हैं जी। ये एग्जिट पोल हमारा नहीं है, ये मीडिया का है और मीडिया ने बताया है। और इस एग्जिट पोल से घबराकर कांग्रेस और विपक्षी दलों ने टीवी डिबेट में आने से मना कर दिया था। जब उनको बाद में लगा कि नहीं हमसे गलती हो गई, हमारी फजीयत हो जाएगी, इंसल्ट हो जाएगी, तो उन्होंने शाम को जाते जाते 5 बजे करीब उन्होंने कहा कि नहीं हम लोग आएंगे। हाँ, तो ये टीवी डिबेट पर भी नहीं आना चाहते हैं, सच्चाई को स्वीकार करना भी नहीं चाहते हैं, जो लोकतंत्र का उत्सव है उसमें पूरी तरीके से पार्टिसिपेट भी नहीं करना चाहते हैं। ये तो अपना अस्तित्व बचाने के लिए चुनाव में खड़े हैं। इसलिए मैं सोचता हूँ कि नरेंद्र मोदी का जो विजन है पिछले 10 सालों का, उसको देखते हुए इस बार फिर से 400 पार भी होगा और नरेंद्र मोदी 30 बार प्रधानमंत्री भी बनेंगे। ठीक है अविनाश जी, अगर राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए, 25 के टारगेट के साथ आगे बढ़े थे। इस बार हैट्रिक लगाने की पूरी कोशिश की गई थी चुनाव प्रचार में, लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा कहीं ना कहीं 2-3 सीटें ऐसी लगी जहां पर लगा कि कड़ा टक्कर है। कारण क्या था सर? और अगर 25 का टारगेट पूरा नहीं कर पाते हैं तो वजह क्या आप देखिए, आज से पहले 2014 का सर्वे देख लीजिए, 2019 का सर्वे देख लीजिए, इनमें भी जो एग्जिट पोल बताया था उससे 10, 15, 20% से अधिक सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को मिली थी। मेरा स्पष्ट रूप से ये कहना है कि कल जब मतगणना है, कुछ चंद घंटे बाकी रह गए मतगणना में, राजस्थान की 25 सीटें हम लोग जीतने वाले हैं। तीसरी बार फिर से क्लीन स्वीप राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का होगा। नरेंद्र मोदी के विकास पर राजस्थान की जनता को भरोसा है। आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के पिछले जो 100-125 दिन का जो कार्यकाल मिला काम करने का, आचार संहिता से पहले का, उसमें उन्होंने जो ऐतिहासिक काम किया उसके आधार पर निश्चित ही मैं ये कह सकता हूं कि इस बार फिर से 25 सीटें हम लोग जीतने वाले हैं। क्योंकि अविनाश जी आपको बहुत सी जिम्मेदारियां दी गई है और अभी भी चुनाव के दौरान, और क्योंकि कल मतगणना है उसको लेकर भी आप पे तमाम जिम्मेदारियां हैं। कितना पॉजिटिवली आप इस चुनाव को आप लोगों ने देखा है? अगर हम सिर्फ राजस्थान की बात करें, कितना पॉजिटिवली आप इस चुनाव को देखते हैं? और क्योंकि कुछ ऐसे मुद्दे रहे, जब आपसे इंटरव्यू करा तब उन मुद्दों को हमने डिस्कस भी किया था, उन मुद्दों पर नहीं आएंगे, पर आप मानते हैं कि जो राजस्थान की जनता है वो बेहद खुश है बीजेपी सरकार से? देखिए, ये स्पष्ट है कि पिछले 10 सालों का नरेंद्र मोदी का विकास का जो मॉडल है उसके आधार पर, राष्ट्रवाद का जो मुद्दा है उसके आधार पर और विपक्ष की छोटी छोटी हरकतों के कारण देश की जनता ने नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास को स्वीकार किया है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि 140 करोड़ का जो देश है वो मेरा है। और राजस्थान की अगर हम लोग बात करें जी, तो हमने चुनाव तो विकास के आधार पर लड़ा है। पिछले 5 सालों में कांग्रेस ने जो काम किया था, भ्रष्टाचार का हो, चाहे घोटाले का हो, चाहे तुष्टीकरण का हो, चाहे कानून व्यवस्था का हो, चाहे अपराध का मामले हो, राजस्थान की जनता पूरे 5 साल तक प्रताड़ित रही। कुर्सी को लेकर, अस्तित्व को लेकर, एक दूसरे के साथ में जो कांग्रेस के अंदर जो देखने को हमें मिला था वातावरण, उससे भी जनता को कहीं न कहीं मायूसी मिली थी। और उसके बाद में जनता ने राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। तो इस बार कहीं न कहीं मुझे लगता है कि देखिए, मैं एक छोटी सी बात और आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे पास 2014 में, 2019 में 350 प्लस हमारे पास सीटें थी। विपक्ष ने, कांग्रेस ने जिस तरीके का वातावरण इस चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव बनाने का प्रयास किया, चाहे आरक्षण का मामला हो, चाहे संविधान को बदलने का मामला हो, मोदी जी ने और देश ने नारा दिया था 400 के पार का। कांग्रेस की संतुष्टि इसी में है कि 400 पार तो नहीं होगा, लेकिन 395 हो जाएगा, 390 हो जाएगा। और एक बात और, मैं मुद्दे की बात आपसे निवेदन करता हूं कि कांग्रेस
25 सीटों के रुझान में से आप लोग जैसे सर्वे में बता रहे हैं 1-2 सीटें आप लोग कांग्रेस को बता रहे हैं। जी। कांग्रेस उसी में खुश है कि चलो हमारा खाता खुल रहा है। अब आप सोचिए कि जो एक जमाने में 400 से ज्यादा सीटें जीता करती थी कांग्रेस की पार्टी, आज 2024 में नरेंद्र मोदी जी के सामने वो एक-एक सीट के लिए खुश हो रहे कि नहीं हमारी 25 में से एक सीट आ जाएगी, हम लोग बड़े खुश हो रहे, हमारी सीट का खाता खुल जाएगा हम लोग। ये जो स्थिति है ये कांग्रेस के परिवारवाद के कारण, तुष्टीकरण के कारण और देश की जनता के सामने जो उन्होंने झूठ बोला है, झूठ के आधार पर उन्होंने जो काम किया उसके आधार पर जनता ने उसका आईना दिखाया। इसलिए ये चुनाव जो है शुद्ध रूप से नरेंद्र मोदी के विकास के मॉडल के आधार पर, देश को आने वाले समय में विकसित राष्ट्र कैसे बना सके उसके आधार पर, और एक सुशासन कैसे राजस्थान सहित भारत के अंदर स्थापित हो, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यशस्वी कार्यकाल कैसे रहे, उसको लेकर ये चुनाव उसमें हम लोग जीतेंगे। जी अविनाश जी, एक लंबा सत्ता का कार्यकाल हो जाता है तो कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ी चीज हो जाती है। जब कहीं ना कहीं हम ये कहें कि अब जो 400 की पार की आप बात कर रहे हैं वो नहीं कर पाते हैं, या हमें बड़ा नुकसान झेलने को मिलता है, या सत्ता में नहीं आ पाते हैं, लेकिन लगातार तीसरी बार भी इस तरह का कॉन्फिडेंस कहां से लाते हैं सर? देखिए, नरेंद्र मोदी जी जैसा व्यक्ति भगवान तो नहीं है, मैं ये मानता हूं, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। ईश्वर का कहीं न कहीं एक अवतार के रूप में एक ऐसा महामानव को हमारे बीच में भेजा है जिन्होंने देश के 140 करोड़ लोगों की सेवा करनी है। आज उन्होंने मेरा तो क्या मानना है, सब लोग ऐसा सोचते हैं, समझते हैं कि 24 घंटे में से 18 घंटे 20 घंटे ऐसा व्यक्ति जो देश की जनता के लिए काम करता है, उनके कल्याण के लिए काम करते हैं, ना पिछले 10 सालों में कोई घोटाले का आरोप लगा है। मैं कितनी भी योजना अगर आपको बता दूं तो मुझे घंटों लग जाएंगे उस योजनाओं को बताने के बारे में जो सीधी जनता से जुड़ी, सीधा लाभ जनता को मिला है। जिन योजनाओं के बारे में हम लोग कांग्रेस के समय से उस 2014 से पहले कल्पना भी नहीं कर सकते थे, उसको वास्तविक रूप से धरातल पर लाकर उसको साकार करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। तो इस आधार पर क्यों नहीं देश की जनता उनके साथ में खड़ी होगी? मैं तो ये कहता हूं कि कांग्रेस और विपक्षी दल जो हैं ये करारी हार झेलने के लिए कल के लिए तैयार रहे। और अभी जब आपने आते ही मुझे मिठाई के बारे में पूछा था तो हमने तो कांग्रेस वालों को भी बोला है कि भाई आपने अगर कहीं मिठाई बनाई हो तो वो हमें दे दो, वो आपके काम में नहीं आने वाली है, आपका खाता भी नहीं खुलेगा राजस्थान के अंदर, और सबसे करारी हार आपकी होगी। और आपके राहुल गांधी जी हो जिसको आप बार बार लॉन्च करने का प्रयास कर रहे हैं, आप पिछली बार हमने अमेठी से जनता ने उनको भगाया, इस बार वायनाड से जनता भगाने वाली है, इस बार रायबरेली से उनको भगाने वाली है, सोनिया गांधी मैदान छोड़ चुकी है, सुरक्षित सीट राज्यसभा से जाने वाली है। तो ये इस तरीके का जो वातावरण है ये नरेंद्र मोदी जी के बाद में देश ने वास्तविक नायक के रूप में नरेंद्र मोदी को स्वीकार किया है। और सोचना कांग्रेस को चाहिए कि इतने सालों तक, अब 75 साल की आजादी के बाद जब से चुनाव होने लगे, 55-60 साल तक उन्होंने राज किया है। जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर, इंदिरा गांधी से लेकर, सोनिया गांधी से लेकर, राहुल गांधी से लेकर, प्रियंका गांधी तक, ये बंटी और बबली की जो जोड़ी है राहुल गांधी प्रियंका गांधी की, गरीबी हटाओ का नारा देते हैं। तो 60 साल आपने किया क्या था? नरेंद्र मोदी को धन्यवाद है जिन्होंने 14 के बाद 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है, उनको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से संबल देने का काम किया है। उन माताओं बहनों को शौचालय देकर उनको जो गौरव दिया है वो मोदी जी ने किया। 33% आरक्षण महिलाओं को सोच भी नहीं सकता था, वो दिया है। राम मंदिर दिया है, धारा 370 हटाइए, 300 प्लस सीटें होने के बावजूद हमने संविधान में कभी बदलाव नहीं किया। हमने देश हित में, राष्ट्र हित में जो काम करना था वो किया है। और कांग्रेस ने जो आरक्षण के नाम पर जो भ्रम फैलाया था, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने, अमित शाह जी ने भी कहा कि हम किसी सूरत में आरक्षण के खिलाफ में नहीं है, और आरक्षण सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अक्षमता का प्रतीक है, उसको लागू रहना चाहिए। हम इसके साथ में, ये भ्रम जनता कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। ठीक है अविनाश जी, एक बार मैं प्रतीक जी से भी कमेंट लेना चाहूंगी। प्रतीक जी, क्योंकि मिठाई की बात हो रही थी और क्योंकि अविनाश जी कह रहे हैं कि मिठाई आप इन्हीं को दे दीजिएगा क्योंकि जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, इनकी बात की शुरुआत तो मैं ये इसी से कर देता हूँ कि इब्तिदा इश्क है होता है क्या, और आगे आगे देख होता है क्या। अभी समय बाकी है, कल काउंटिंग शुरू होगी। ये मुझे कह रहे थे कि सोनिया गांधी जी राज्यसभा से चले गए तो 400 पार का नारा लगाने वाली बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहां से चुनाव लड़ रहे हैं? वो भी तो राज्यसभा से गए, गुजरात से। क्यों नहीं उन्होंने हिमाचल में जो उनका गृह प्रदेश है वहां पे जाकर के चुनाव लड़ लिया? क्योंकि उनको डर था कि वो हार जाएंगे। और उसके बाद में ये कह रहे थे परिवारवाद। 454 सीटों पे बीजेपी चुनाव लड़ रही है, 100 कैंडिडेट इनके ऐसे हैं जो दूसरी या तीसरी पीढ़ी के राजनीति में, तो पूरा परिवारवाद तो बीजेपी के अंदर घुस गया है। फिर ये बोल रहे थे कि घोटालों का आरोप नहीं लगा 4 साल के अंदर। ये चंदा दो और धंधा लो सबसे बड़ा घोटाला है पूरे आजाद हिंदुस्तान का।
आप बताइए 8,200 करोड़ रुपए का भारतीय एयरटेल का टैक्स माफ हो जाता है क्योंकि 300 करोड़ रुपए का चंदा दे देते हैं। आप बताइए कोविशील्ड फिर भी जनता स्वीकार नहीं करती है, फिर भी जनता स्वीकार नहीं करती है कांग्रेस को। आपको 55 साल तक आप ये बात भूल गए क्या? आप सबसे कांग्रेस की पुष्टिकरण की भ्रष्टाचार में जब से रिकॉर्ड सामने आए उसके बाद जनता ने आपको देख मिला दिया, आपको विपक्ष से नेता नहीं मिल रहा है, इससे की बात क्या है? कांग्रेस को नेता नहीं मिल रहा है, नेता नहीं मिल रहा है। और इस बार मैं फिर कह रहा हूँ 2019 से भी भयानक स्थिति आपकी इस बार के 2024 के चुनाव में। ठीक है प्रतीक जी, बड़ा सवाल प्रतीक जी यहाँ पर यह है कि 15 साल किसी सरकार का बार बार आना और आप एंटी इनकम्बेंसी अगर आती है सरकार, अगर आती है बीजेपी, सर बात यह है कि दावा कहीं कांग्रेस करती हुई दिखाई नहीं देती, पूरा इंडिया आपने लिया कि हम प्रतीक जी और मैं इसी समय वापस इसी डिबेट में आएंगे, इसी समय आएंगे और मेरा चैलेंज है कि पॉलिटिकल नहीं आएंगे, डिबेट के अंदर परिणाम से जनता। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अटल बिहारी जी कितनी बार लॉन्च हुए थे ये भी तो बता दीजिए। लाल कृष्ण आडवाणी जी कितनी बार लॉन्चिंग की बात हम नहीं कर रहे। 1980 में हमारी पार्टी बनी थी, 1980 में हमारी पार्टी बनी थी, 1986 जुड़े हुए हैं। तिवारी जी, देश की सबसे पुरानी पार्टी अगर इस तरह की स्थिति बनती है, राजस्थान में गारंटियों पे चुनाव लड़ा, अपने तमाम योजनाएं आपने राजस्थान में चलाई, केंद्र में भी इसी तरह की स्थिति थी, अगर ये स्थिति में आज कांग्रेस आ गई कि वो 300 पार या 400 पार नहीं बोल पा रही, कारण किसे मानते हैं सर? सौरभ, कांग्रेस पार्टी जनता को माई बाप मानती है। हम जुमले नहीं फेंकते हैं, 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, महंगाई की मार कम कर देंगे, सारे बेरोजगारों को रोजगार दे देंगे, किसानों की आय दुगनी कर देंगे, 100 स्मार्ट सिटी बना देंगे। ये जुमलों की सरकार है, जनता हमारी माई बाप है। कल जनता इंडिया गठबंधन को बहुमत में ला रही है और मोदी की जुमले की सरकार को विदा कर रही है। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ जी। कल आप रहेंगे क्या डिबेट में? रहेंगे क्या 4 बजे के बाद में? हम जोड़ेंगे, कल आप रहेंगे क्या डिबेट में? जी, क्योंकि अविनाश जी यहाँ पर एक सवाल ये भी बनता है कि इस बार विपक्ष ने जी, आरती तिवारी जी मैं आऊंगी आपके पास एक बार वापस। अविनाश जी, क्योंकि यहाँ पर एक सवाल ये भी बनता है कि जो विपक्ष ने लगातार एक नैरेटिव सेट किया हुआ है कि भाजपा आएगी तो कहीं ना कहीं संविधान बदल देगी, कहीं ना कहीं बहुत से मुद्दे उठे, ST को लेकर, महंगाई को लेकर मुद्दा उठा। आप मानते हैं कि इन सब नैरेटिव से क्या जनता सच में अपने वोट ऑफ एक्सचेंज यहाँ पर करती हुई नजर आएगी? मेरा ऐसा कहना है कि कांग्रेस वाले और तमाम विपक्षी दल जो हैं उन्होंने जो नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया, ये पहली बार नहीं है। मौत के सौदागर से जो बात शुरू होती है वो यहाँ 2024 के अंदर कहां के रुकती है आपने जरा देखा होगा, ठीक है ना। लेकिन नरेंद्र मोदी ने उन तमाम गालियों को स्वीकार करते हुए एक नया रास्ता ढूंढा है देश को आगे बढ़ाने का, देश को समर्थ भारत बनाने का, आत्मनिर्भर भारत बनाने का। तमाम इलिगेशन आप लोग लगाते हैं विपक्षी दल वाले, लेकिन 2014 में क्या हुआ, 2019 में क्या हुआ और 2024 में क्या होने वाला, एग्जिट पोल बताते हैं। मैं तो ये कह रहा हूं एग्जिट पोल से भी ज्यादा हम लोग सीटें जीतने वाले हैं। दूसरा, राजस्थान के अंदर 25 सीटों की अगर हम लोग बात करें, 25 में से आधा दर्जन से ज्यादा उम्मीदवार जो थे उन्होंने कांग्रेस के सामने हाथ खड़े कर दिए, हम लोग चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, हमें जबरदस्ती क्यों लड़वाया जा रहा है। ये भी बात मैं मेरे मित्र जो हैं प्रतीक से मैं पूछना चाहता हूं, उन्होंने क्यों हाथ खड़े किए थे? क्या आपके पास में कैंडिडेट नहीं थे? क्या आपको लड़ने की हिम्मत नहीं थी? चुनाव में हार जीत होती रहती है, हमने भी चुनाव लड़ा है, हमने भी हार देखी, लगातार हार देखी है, लेकिन हार से हमने कभी समझौता नहीं किया, हार से हम लोग थके नहीं है। दूसरी बात, आपने जो आरक्षण की बात कही है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने, मेरा दावा है कि एक स्टेटमेंट किसी नेता का बता दो जिसने ये कहा हो कि भारतीय जनता पार्टी के 400 पार आएगी और सत्ता में आएगी तो आरक्षण खत्म कर देंगे। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अमित शाह जी से लेकर हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी, CP जोशी प्रदेश अध्यक्ष से लेकर तमाम नेताओं ने कहा है कि नहीं, हम आरक्षण के खिलाफ में नहीं है। ये हमारे संविधान निर्माताओं का, हमारे महापुरुषों का, जिन्होंने सामाजिक असमता के आधार पर, राजनीतिक असमता के आधार पर, आर्थिक असमता के आधार पर
जो उन्होंने आरक्षण दिया था हम उसके पक्ष में, ना एससी का आरक्षण हटाएंगे, ना एसटी का हटाएंगे, ना ओबीसी का हटाएंगे। हम लोग सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। कांग्रेस ने जरूर इसको नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया, लेकिन राजस्थान की जनता ने, देश की जनता ने उनको स्वीकार नहीं किया। कितने भी ये लोग एलिगेशन लगा दें, लेकिन देश राष्ट्रनायक के रूप में नरेंद्र मोदी जी के साथ में है, नरेंद्र मोदी के साथ में खड़ा होकर फिर से तीसरे यशस्वी कार्यकाल के लिए चुनना चाहता है। मैं तो ये कहता हूं, चाहे एक भी घोटाले का आरोप जो है, आपके कहने से कुछ नहीं होता। देखो, हम लोग पार्टी के लोग हैं, हम एक दूसरे का काम करते हैं, लेकिन जो वास्तविक रूप से फैसला करने वाली निर्णायक जो है वो जनता होती है। जनता नरेंद्र मोदी के साथ में खड़ी होती है। मुझे तो आपसे इतना पूछना है कि ये जो आप जो सर्वे बता रही है हमने नहीं किया, ये टीवी का है, मीडिया का है। अब आप टीवी मीडिया के सर्वे को भी अगर आप मोदी वाला सर्वे बता देंगे, उसको भी आप नहीं मानेंगे, तो कल का दिन आपके पास में है, कल आप इसके बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है प्रतीक जी, हम सवाल इसलिए उठा रहे हैं कि कल एक्सिस माई इंडिया का जब 2 दिन पहले जब आ रहा था तो पता लगा कि एलजेपी को तो 6 सीटें दिखा रहे हैं वो, और पता लग रहा है कि बिहार में चुनावी 5 सीटों पे एलजेपी लड़ रही है, तो हम उसके सर्वे को कैसे मान लें? वो बता रहे हैं कि कांग्रेस को 13 सीटें मिल रही है तमिलनाडु के अंदर, कांग्रेस सीटी चुनावी 9 सीटों के ऊपर लड़ रही है, तो 13 सीटें कहां से जीतेंगे? वो बता रहे हैं कि 15 सीटें हरियाणा के अंदर एनडीए की आ रही है, सीटें ही 10 है वहां पे, वो 13 से 15 सीटें बता रहे हैं। जितने जिनके सुनिए, पूरी बात सुनिए, जिनका सर्वे का आपने बताया उनके सलाहकार जरूर राहुल गांधी होगा कोई, इसलिए कोई फर्क। मोदी जी ने बना के भेजी थी, पता तो था नहीं कहां पे कितनी सीटें। अब दूसरी बात ये कह रहे हैं कि हमारे किसी नेता ने लिखा, ये वीडियो मेरे सामने पड़ा है, 2015 के अंदर आरएसएस संघ प्रमुख ने कहा था, कभी नहीं कहा, ये अब वीडियो सुना, कभी नहीं कहा है, सुना दूं, कभी नहीं कहा है, कभी नहीं कहा, मैं कह रहा हूं आपको, उन्होंने कभी नहीं कहा है। उन्होंने कहा आरक्षण का सामाजिक आर्थिक रूप से जो आरक्षण है उनको आरक्षण मिलना चाहिए, हम आरक्षण के पक्ष में, कभी नहीं कहा, आप झूठ बोलते हैं। ठीक है प्रतीक जी, माननीय सरकार संचालक जी ने तो इसे खंडन किया। ठीक है प्रतीक जी, वीडियो का हम बात नहीं कर रहे क्योंकि ऐसे बयान को तोड़ मरोड़ कर प्रतीक जी डिबेट नहीं है, उनको पता है कि बीजेपी को अविनाश जी एक मिनट, ठीक है प्रतीक जी, सर मेरी बात सुन लीजिए प्रतीक जी। ठीक है अविनाश प्रतीक जी, देखिए डिबेट नहीं है, हमने एक हेल्दी डिस्कशन कर रहे हैं, प्लीज इसको जी नहीं, हाँ मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप इसको एक हेल्दी डिस्कशन के वे में ले, क्योंकि हम यहाँ डिबेट नहीं कर रहे हैं। अविनाश जी यहाँ मौजूद है तो जी तो मैं एक बार अविनाश जी, क्योंकि लगातार देखिए हम यहाँ पर यही बात कर रहे हैं और हमारा मेन फोकस और मेन एजेंडा यही है, यही जानने का कि बीजेपी लगातार देखिए हैट्रिक का यहाँ पर दावा कर रही है। और क्योंकि हम यहाँ बात सिर्फ एग्जिट पोल की इसलिए कर सकते हैं क्योंकि परिणाम कल आएंगे, रिजल्ट कल आएंगे और तभी जो है सच्चाई सामने आएगी कि आखिर कौन किसको मिठाई खिलाएगा। लेकिन वही मेरा आपसे सवाल है कि जो मुद्दे यहाँ पर बीजेपी ने रखे और जिन मुद्दों को सुलझाया, फिर चाहे वो पेट्रोल का मुद्दा हो, फिर चाहे वो महिला सुरक्षा का मुद्दा हो, फिर चाहे वो राशन का हो, चाहे महंगाई का हो, जी अखबार में छपा है 5 महीने में 12,000 बलात्कार हुए। प्रतीक जी आपके कार्यकाल में भी बहुत ऐसे मुद्दे होंगे जो आप नहीं सुलझा पाए हैं। सुनिए, आपके कार्यकाल में भी बहुत ऐसे मुद्दे होंगे जो आप नहीं सुलझा पाए, जिसकी वजह से जनता ने आपको नहीं चुना। खैर, मैं आपके पास लौटूंगी। मेरा जो सवाल है वो एक बार अविनाश जी से मुझे प्लीज पूछने दीजिए। और तो इसी को लेकर मेरा आपसे कि आप मानते हैं कि जनता इस बार बीजेपी को उन्होंने मान लिया है कि हाँ हम चुनेंगे, और क्योंकि कांग्रेस दावा कर रही है कि आपने अपने कार्यकाल में कुछ नहीं किया और तो जनता आपको क्यों चुने? देखिए, राजस्थान में पिछले 5 सालों में पूरे देश के अंदर अपराध में नंबर 1 था, महिला अपराध में नंबर 1 था, कानून व्यवस्था ध्वस्त उस मामले में नंबर 1 था, बेरोजगारी के मामले में नंबर 1 था, डीजल पेट्रोल के महंगाई के मामले में नंबर 1 था। अब जिस महंगाई की बात आप लोग करते हैं, 2004 से लेकर 2014 के बीच की मैं बात करता हूं, जब 2004 से पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब सत्ता छोड़ी थी, जब हम हार गए थे, उस समय क्या स्थिति थी और जब आपने 2014 में छोड़ा उस समय क्या स्थिति थी? एक तो आप अगर प्रतीक जी आपको अगर पता उसका एक बार डाटा आप लोग निकाल के देख लीजिए। 2014 के बाद 2024 इनका भी आप निकाल लीजिए, उसका भी आप लोग देख लीजिए। हमारी बीजेपी की सरकार ने जब 2023 में जब हम लोग विधानसभा के चुनाव आए, हम लोगों ने बहुत सारे जो हमारे घोषणा पत्र जारी किया। उसमें जीतने के बाद में किसी भी दल का जो घोषणा पत्र होता है, नीतिगत दस्तावेज बन जाता है, उसको आने वाले 5 साल पूरा करने की जिम्मेदारी उस दल की होती है, उस पार्टी की होती है, उस सरकार की होती है। हमने यहां आते ही हमें टाइम मिला, दिसंबर के बाद में 15 दिसंबर को हमारे मुख्यमंत्री ने शपथ ली, 30 दिसंबर को मंत्रिमंडल का गठन हुआ और 2-2.5 महीने काम किया। उसके बाद में 2.5 महीने की लंबी आचार संहिता भी लग गई। इस 100 दिन के कार्यकाल की अगर हम लोग बात करें तो हमने देखिए
पेपर लीक किसने किया था? चोरों की सरकार थी। पेपर लीक के मामले 19 प्रकरण दर्ज किए और 26 लाख से ज्यादा युवाओं के सपनों को चकनाचूर करने का काम किसने किया था? एक बात और बताना चाहता हूं, जब मुख्यमंत्री तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी एक शिक्षक सम्मेलन में बैठे रहते हैं, शिक्षा मंत्री बैठे रहते हैं, शिक्षक उनसे पूछते हैं भाई आपके ट्रांसपोर्ट में पैसे तो नहीं देने पड़ते? सारे शिक्षक हाथ खड़ा करके कहते हैं हमें पैसे देने पड़ते हैं। मुख्यमंत्री दोबारा पूछते हैं कि सही बताओ क्या होता, वो करते हैं। उसके बावजूद कांग्रेस के मुख्यमंत्री जी का उसके तत्कालीन शिक्षा मंत्री पर एक्शन लेने का कोई किसी प्रकार का निर्णय नहीं होता है। उसके बाद में सरेआम जो अपराध होते हैं, जो वो होते हैं, मेरा ऐसा मानना है कि सरकार चाहे किसी की भी हो, अपराध हो चाहे कानून व्यवस्था का मामला हो, ये जनता के सामने पारदर्शी तरीके से हम लोगों को इसके बारे में पूरा गंभीरता के साथ विचार करने की आवश्यकता है। अगर किसी के घर में परिवार में ऐसी घटना होती है तो वाकई में दुखदायी होती है। मैं नहीं कहता कि भाई हम इसलिए सारा कुछ बंद हो जाएगा, लेकिन पूरी ईमानदारी से इस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। कहां हमारी कमी है, उस कमी को पूरा करके आने वाले समय में ठीक तरीके से हम लोग उसको रिपेयर कैसे कर सकते हैं, इस बिगड़े हुए सिस्टम को, उस पर हमें काम करना चाहिए। अगर हमारी गलती है, हमें स्वीकार करने में 1 मिनट भी नहीं लगाना चाहिए, मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है। लेकिन कांग्रेस सरकार के पिछले 5 सालों में जो अस्तित्व की लड़ाई लड़ी, मुख्यमंत्री की, उप मुख्यमंत्री की, मंत्रियों की, एमएलए की, जो लूट का जो धंधा चला था 5 सालों में, पूरे राजस्थान ने देखा था। और इसी का परिणाम था कि हम लोग आज सत्ता में हैं, आप लोग सत्ता के बाहर हैं। ये वही जनता है जो आपको अर्श पे बिठाती है, फर्श पे बिठाती है, ये वो जनता निर्णय करती है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग अच्छा काम करें। हम ये नहीं कहेंगे कि आपने इतना घटिया काम किया, हम इसलिए वो करना चाह रहे हैं कि हम भी आपसे कम नहीं रहेंगे। हमारा प्रयास रहता है कि जो पिछली सरकार के समय लेखों न रहा था, जिसके कारण ये घटना घटी है, जिसके कारण ऐसा वातावरण बना, उस वातावरण को ठीक करने की जिम्मेदारी हमारी है। क्योंकि हम सत्ता पक्ष में तो हमारी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है, आप विपक्ष में, विपक्ष की जिम्मेदारी भी बनती है। आलोचना करना और आलोचना से घबराना, मैं समझता हूं कि मेरे जीवन में मैंने सीखा नहीं है। आलोचना हमारी होनी चाहिए ताकि आलोचना को स्वीकार करके हम लोग अच्छा काम कर सकते हैं, अच्छा निर्णय ले सकते हैं। एक मजबूत विपक्ष का होना भी जरूरी है। लेकिन जब विपक्ष इस तरीके के प्रोपेगेंडा करने का प्रयास करता है, जब नरेंद्र मोदी जैसे मोदी सरकार पर 10 साल में जिन्होंने, चाहे वो देश की अस्मिता का सवाल हो, देश के राष्ट्रीय गौरव का सम्मान हो, गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलकर हमारी विरासत को सहेजने की बारी हो, चाहे हमारी सांस्कृतिक धरोहर है उनको आगे बढ़ाने का हो, चाहे हमारे जितने भी जो संस्कृति है उसको आगे बढ़ाने का काम हो, आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से, जितने भी निर्णय उनके थे, पूरा विश्व आज नरेंद्र मोदी की तरफ देख रहा है, सिवाय कांग्रेस के और विपक्षी दलों के। क्यों? उनको अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी है। इसलिए मैं मानता हूं कि चुनाव है, चुनाव के अंदर हमारे बीच में परिस्थितियां बनती है, लेकिन जनता उसका फैसला करती है कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हमारा परसेप्शन कैसा है, ये जनता के बीच में छोड़ देना चाहिए। और कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो चाहे कोई भी दल हो, हम जब काम करेंगे तो जनता उसका पूरे ईमानदारी से निर्णय करती है। इसलिए हमें इस बात से कभी नहीं घबराना चाहिए कि हम लोग अगर अच्छा काम करेंगे तो जनता हमें स्वीकार नहीं करेगी। जनता अच्छे और बुरे का बहुत अच्छी तरीके से फैसला करना जानती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में राजस्थान में जो ये आचार संहिता कल परसों खत्म होने वाली, उसके बाद में अगर कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसके कारण राजस्थान में हम लोगों को नीचा देखने का अगर कहीं मौका नहीं मिले, इसलिए हम अच्छा काम करने का प्रयास करेंगे। राजस्थान के 8 करोड़ जनता के सम्मान स्वाभिमान की बात हमारी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है प्रतीक जी, एक बार आप बता। मैं मंत्री जी की पूरी बात सुनिए तो मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि मंत्री जी बीच में नहीं। इनकी सरकार बनी दिसंबर के अंदर, उसके बाद में मेरे ख्याल में जनवरी या फरवरी के अंदर एक न्यूज चैनल स्टिंग ऑपरेशन करता है और पता लगता है कि रात को 12-12 बजे 2-2 बजे मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर दारू बिक रही है इनलीगली। उसके बाद में जब रिपोर्ट आती है मार्च के अंदर, अप्रैल के अंदर, तो पता लगता है मुख्यमंत्री जी की जो कॉन्स्टिट्यूंसी सांगानेर, सबसे ज्यादा अपराध वहीं हो रहे हैं, सबसे ज्यादा बलात्कार वहीं हो रहे हैं और मुख्यमंत्री जी इधर उधर भ्रमण में व्यस्त है। दूसरी बात इन्होंने ये बोली कि जनता जो आपका 5 साल का कार्यकाल होता है उसके हिसाब से वोट देती है, तो इस देश की जनता ने लगातार 55 साल कांग्रेस पार्टी के ऊपर विश्वास जताया। ये कह रहे थे हमारी पार्टी तो 2019 के अंदर बनी, तो इनको शायद याद कि जनसंघ और फिर जनता पार्टी और फिर भारतीय जनता पार्टी, जो अपनी पार्टी का ही नाम बदल करके, क्योंकि नाम बदलने के अंदर ये बड़े माहिर हैं, तो अपनी पार्टी का पहले नाम बदल करके जनता पार्टी कर लिया, फिर भारतीय जनता पार्टी कर लिया, फिर भारतीय जनता पार्टी बनने के बाद भी लगातार अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी को लॉन्च करने की कोशिश करते रहे। उसके बाद में 98 में जाकर के जनता ने मौका दिया और फिर यही इसी तरीके के एग्जिट पोल 2004 में आए थे, अगर आपको याद हो तो। सारे एग्जिट पोल बता रहे थे कि दोबारा से अटल बिहारी जी की सरकार बन रही है, पूर्ण बहुमत से आ रही है। 2004 में आज 2024 है, आज पता लग जाएगा ना। 55 साल पुरानी पार्टी, देश की सबसे बड़ी पार्टी कही जाती है कांग्रेस, लेकिन आज
इस स्थिति में आ जाना, आत्ममंथन हर चुनाव के बाद आप करते हैं, अभी तक आत्ममंथन नहीं हो पाया सर। मैं आत्ममंथन की बात करता हूं, आप मुझे बताइए। जिस लॉन्चिंग की आप बात कर रहे हैं सर, अभी तक लॉन्च नहीं कर पाए। 75 साल के अंदर किसी प्रधानमंत्री ने ये बोला था कि विपक्ष तो मुजरा कर रहा है? किसी प्रधानमंत्री ने ये बोला था कि मुसलमानों को दे दिया जाएगा आपका हक? किसी प्रधानमंत्री ने बोला था आपका मंगलसूत्र दोनों तरफ से कई बार बोला था कि बताइए भाषा शैली पे जाएंगे देश के किसी प्रधानमंत्री ने बोला, क्या बताइए आप? अरे प्रतीक जी बात बताइए, अगर आप ये मानते हैं कि आपकी पार्टी ने सब कुछ सही करा तो 10 साल क्या हुआ आपकी पार्टी को? 10 साल क्या हो गया आपकी पार्टी को? अगर आप मानते हैं कि जनता ने कांग्रेस को चुना, 55 साल से द बेस्ट पार्टी वाज कांग्रेस, इन 10 सालों में आपकी पार्टी क्यों नहीं आ पाई राजस्थान में, बताइए। अरे अभी कल रिजल्ट आएंगे, पता लगेगा 10 साल। ऐसा तो आपने पिछली बार भी बोला था, पिछली बार भी बोला था। अरे इनकी सरकार का आपको ध्यान है, एक मंत्री बनाया था टीटी, ट्रेन चली डबल इंजन की, टीटी को उतार लिया जनता ने। मंत्री बनाएंगे, काम करना बड़ा मुश्किल होता है। जब तो जनता ने 70 10 साल क्यों नहीं काम किया? 10 साल कहाँ गई थी आपकी पार्टी? आप, मैं कह रहा हूँ, आप इनसे पूछिए कि इन्होंने जो वादे किए थे, आप मुझसे आपने जो वादे करे कि आपकी पार्टी ने पूरे इन्होंने क्या वादे किए थे कि काला धन विदेश में 2 लाख करोड़ रुपए का जमा है, आपने कहा था भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, आपने किया आपके कार्यकाल में? आपके खाते 15 लाख आ गए क्या? विदेश से में जमा काला धन वापस आ गया क्या? वादा किया था, एक SIT बनाई थी, 100 दिन में काला धन वापस लाने का वादा किया था नरेंद्र मोदी ने 2014 में। क्या काला धन 10 साल में भी वापस आ गया क्या? बहुत होते हैं। तो आप मुझसे पूछ रहे हैं, आप उनसे मंत्री जी से पूछिए, आप मंत्री जी से पूछिए कि वादे का क्या हुआ। ठीक है, अपन इस चुनाव पे आ जाते हैं सर। अपन पुराने जो वादे दावे जो तमाम किए थे, कहना चाहते हैं सौरभ जी, एक बार सुन लेते जी, हैं। मैं तो इतना ही मेरे मित्र से पूछना चाहता हूं कि अगर ये जो सर्वे हैं, कल सर्वे के अकॉर्डिंग रिजल्ट आता है तो आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी? क्या मैं ये बोल रहा हूं, अगर यही होंगे, हम तो ये कहते हैं कि इससे ज्यादा बीजेपी की सीटें आने वाली है, इसमें हमें तो कोई दो राय नहीं है, हमें तो दो राय नहीं है। लेकिन मैं इतना स्पष्ट कह सकता हूं कि जब कल 4 तारीख को 4 बजे के बाद में 400 के पार में जब होगा, तब मातम का माहौल कांग्रेस के कार्यालय में होगा और 3-4 चीजें होगी। एक तो राहुल गांधी जी छुट्टियां मनाने विदेश में जाएंगे, उनको होगा। दूसरा इनके नेता आपस में एक दूसरे के ऊपर इतने बयानबाजी होगी, फिर ईवीएम का बहाना होगा, अरे ईवीएम ठीक नहीं थी, ये मोदी जी ने मीडिया को मैनेज कर लिया, ये मोदी ने ईवीएम मशीन में वो ऐसा कर दिया, इन्होंने सीबीआई का दुरुपयोग करके, मशीनरी का दुरुपयोग करके उनको डर दिखाकर ऐसा काम कर दिया। अरे भैया 500 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं आज। इतने लंबे चौड़े देश में आप 543 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, आप 200 के करीब, 200 भी आप मुझे लगता है चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। और मुझे तो लगता है आपको हो गया 543 पर चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं? आप तो इतनी पुरानी सीटें हैं, आप इतने पुरानी पार्टी, उस पुरानी पार्टी होने के बाद में आपको डर किस बात का है? इतने एलिगेशन आप नरेंद्र मोदी के ऊपर लगा रहे हैं। आपने कहा है कि ये प्रधानमंत्री ऐसा कहा। मैं तो एक ही वाक्य बताता हूं कि जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी की, देखिए जब धारा 370 की बात आई, राम मंदिर की बात आई, ये वही कांग्रेस है, राम विरोधी कांग्रेस वही सरकार है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया और हमारे देश के उन नौजवानों को, नागरिकों को यह डर दिखाया गया था अगर धारा 370 हटेगी तो देश में कत्लेआम हो जाएगा, खून की नदियां बह जाएगी। मोदी जी कह रहे थे मच्छर भी मरा हो तो बता दे, किसी कांग्रेस में हिम्मत है तो बताओ। और कश्मीर के अंदर जो आप कहते थे, कश्मीर में आप कहते थे कि नहीं तिरंगा कोई उठाने वाला नहीं बचेगा। आपके राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अगर छुट्टियां मनाने के खुले वातावरण में जाते हैं ना, कश्मीर के अंदर जाते हैं, आपके चैलेंज है मेरा, आप वहां खुले वातावरण में जाते, सबसे ज्यादा तिरंगे अगर कहीं लहराए गए तो कश्मीर के अंदर लहराए गए। ये मेरा वादा है। आपने देश को बांटने का काम किया, हम कहीं चुनाव लड़ते नहीं लड़ते, लेकिन फिर भी 400 के पार हम लोग जा रहे हैं, 400 के पार हम लोग जा रहे हैं। और मैं आपको कहता हूं कल की तारीख में ये मुंह छुपाते हुए फिरेंगे, कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता जितने भी लोग हैं मुंह छुपाते हुए फिरेंगे। आपने 295 की बात कही है, हमने तो स्वीकार नहीं किया, हमने तो ऐसा नहीं कहा कि भाई आपकी 295 नहीं आएगी। आपका आंतरिक आकलन है, आप लोग कह सकते हैं 295 है, 300 है, 400 है, हम लोगों से आपत्ति नहीं है। लेकिन हम जब 400 पार कहते आपको बहुत आपत्ति होती, 400 नहीं होगी। आपके नेता तो
बदल के बयान दे रहे। मैं तो इतना कहता हूं, आपके तो मोदी ने 400 का इसलिए नहीं होगा, भले 399 हो जाए लेकिन 400 नहीं होना चाहिए, इसी में आपकी संतुष्टि है। और राजस्थान जैसे प्रदेश में जहां आपने 5 साल गवर्नमेंट चलाई है, वहां 1-1, 2-2 सीटों के लिए आप तो 22 सीटों पर चुनाव लड़े राजस्थान में। आप जब पिछली 5 साल की सरकार थी, आपने तो 200 के लिए छोड़ी, जहां आप लोग कंटेस्ट नहीं कर पा रहे, 22 सीटों पे लड़ रहे हैं, उसमें भी 1-2 पे, उसमें भी 1-2 सीटों पे आप खुश हो रहे हैं भैया। नहीं, ये जनता का तय करेगी, परिणाम का कल सबके सामने होंगे। लेकिन प्रतीक जी, कहीं ना कहीं आपको ये भी महसूस होता होगा सर कि इंडिया गठबंधन आप लोगों ने बनाया, महागठबंधन का नाम इसको दिया, इसको मैनेज ढंग से नहीं कर पाए। एक चेहरा जो है जिसके पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए था वो नहीं लड़ पाए, इसलिए कहीं ना कहीं वो दावा नहीं कर पाए कि हम लोग 300 पार या 400 पार कर पाए। सौरभ जी, 10 साल की सरकार के बाद में मोदी सरकार को अपने रिपोर्ट कार्ड को ला करके और उसके ऊपर चुनाव लड़ना था, लेकिन नरेंद्र हर चुनावी सभा में नरेंद्र मोदी विकास की बात करते हैं, हर चुनावी सभा में नरेंद्र मोदी विकास की बात करते हैं, हर चुनावी सभा में बात करते हैं। ठीक है, एक आखिरी कमेंट ले लेते हैं सर। ठीक है सर, वो जनता तय करेगी। प्रतीक जी, आपको कल के आंकड़ों को लेकर एक हमारी सरकार बनेगी इंडिया गठबंधन की, नरेंद्र मोदी जी दिखने वाले नहीं कल के बाद। सर श्रेय किसको देंगे? श्रेय किसको देंगे? इंडिया गठबंधन को और भारत की जनता को। ठीक है, देखिए, ये जो गठबंधन गठबंधन है, इंडी गठबंधन है, उसके सारे के सारे नेता बेल पर हैं, सारे के सारे नेता बेल पर हैं। उनका देख ले, परिवार की पार्टी है, इसके बारे में ज्यादा मुझे कुछ कहना नहीं है। मैं तो इतना कहना चाहता हूं 131 साल पहले उसी कन्याकुमारी में स्वामी विवेकानंद जी ने तप किया था, साधना की थी उसी तट पर, उसी जगह पे। और उसके बाद में शिकागो में जब वो गए थे धर्म सभा में भाषण देने के लिए, मेरा तो दावा है कि विवेकानंद जी का विरोध करके दिखाइए आप लोग। वैसे करते हैं आप लोग, राष्ट्रवादी नेताओं के बारे में आप लोग विरोध कांग्रेस कर रहा है, इसमें कोई नई बात नहीं है। आज उसी 131 साल के बाद में नरेंद्र नाथ दत्त थे, ये नरेंद्र मोदी जी हैं। 131 साल के बाद में फिर से मैं आपको चैलेंज के साथ में कह रहा हूं कि फिर से भारत उसी साधना की ओर बढ़ रहा है, उसी तप की ओर बढ़ रहा है, उसी तपस्या की ओर बढ़ रहा है, जहां 140 करोड़ लोगों के पुरुषार्थ का कमाल कल देखेंगे कि जहां भारत आने वाले समय में विश्व की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनेगा, सैन्य शक्ति बनेगा, महिलाओं का मान सम्मान होगा, लोकसभा विधानसभा 33% महिलाएं होगी यहाँ। और आने वाले समय में हम सब लोग आत्मनिर्भर भारत के साथ में कैसे आगे बढ़ेंगे, ये सपना आने वाले 2024 से लेकर 2029 में। और एक अंतिम बात मेरी कहूंगा कि इनको, कांग्रेस को और विपक्षी मित्रों को इस बात का चिंता रहती है कि मोदी ने कहा है कि 2014 से 2024 तक तो ट्रेलर था, 2024 के बाद में तो पूरी पिक्चर अभी आप लोग दिखाएंगे और असली निर्णय जो होंगे देश की जनता के हित में, देश के विपरीत, देश की जनता में संविधान के निमित्त जो निर्णय होंगे वो 2024 में, ये जब 4 तक गिनती हुई उसके बाद में देखना फैसले क्या होते हैं। देश की जनता, मैं तो ये कह रहा हूं कि तीसरी बार तो कार्यकाल है, लेकिन हमेशा के लिए कांग्रेस यहां से खत्म होने वाली। ठीक है, आर तिवारी जी हमारे साथ है। सर आपसे भी क्लोजिंग कमेंट लेना चाहूंगा कि अगर कल के परिणाम आपके पक्ष में होते हैं, जो जीत का श्रेय आप किसको देंगे? जीत भी राहुल गांधी जी, हार भी राहुल गांधी जी, बोलना पड़ेगा आपको। तिवारी जी, मेरा सवाल सुन पाए सर आप? सर कल परिणाम सबके सामने होंगे और जैसा कि आप टारगेट लेके चल रहे थे, अगर परिणाम आते हैं तो जीत और हार का श्रेय पास में किसको देना है? ना जीत की खुशी है, ना हार का गम है। जी, देश के अंदर तानाशाही शासन का अंत लाने वाला होगा, जुमलेबाजी की सरकार का अंत होने वाला है। ठीक है सर, मैंने पूछा है जीत का श्रेय किसको देंगे सर, और हार का श्रेय किसको देंगे? नया सपना आएगा, देश के लोगों को रोजगार मिलेगा। तिवारी जी वहां तक नहीं पहुंचेंगे अभी, और कल परिणाम सबके सामने आ जाएंगे। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का पात्र बनने के लिए। जनता ईवीएम में तमाम प्रत्याशियों का भाग्य बंद कर चुकी है, जिसका परिणाम कल आ जाएगा और देश का सरताज कौन बनेगा, जनता किसको हमारा सिरमौर चुनने वाली है, ये कल सब कुछ तय हो जाएगा। पल पल की अपडेट सच बेधड़क आप तक पहुंचाता रहेगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए सच बेधड़क।